हेलो फ्रेंड्स, आज हम जयप्रकाश नारायण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण एक लोकतांत्रिक समाजवादी थे, यानी कि वो एक पीपुल्स लीडर थे और इन्होंने जो है समग्र क्रांति यानी संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था 1974 में। जो है वो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था इन्होंने। और इसमें इन्होंने बताया था कि व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में जो है वो आधारभूत परिवर्तन होने चाहिए। मतलब आधारभूत परिवर्तन की मांग जो है वो इन्होंने की थी। और संपूर्ण क्रांति का इनका नारा भी था कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, ऐसा करके इन्होंने नारा भी दिया था। और 5 जून 1974 को सब जानते हैं कि जो है ये संपूर्ण क्रांति का नारा इनके द्वारा दिया गया। और पटना से ये नारा दिया गया था। पटना में पावपुरी नामक स्थान है, वहाँ से जो है ये नारा दिया गया था। और इसमें इन्होंने बताया था कि यह क्रांति पूर्ण क्रांति है और पूर्ण क्रांति और स्थायी क्रांति है। इसमें निरंतर कार्य किया जाता है, इसमें कोई विराम नहीं है, कोई विश्राम नहीं है। उन्होंने जो इंदिरा गांधी का जो चुनाव हुआ था, जिसमें उन्होंने आपातकाल की इंदिरा गांधी के द्वारा जो आपातकाल लागू किया गया था, तो उसकी भी इन्होंने जो है विरोध किया था। और जो चुनाव को, जब इंदिरा गांधी के चुनाव को न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया गया, तो इन्होंने मतलब त्यागपत्र की मांग की थी। और उस टाइम भी जो है इन्होंने सभा में जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की जो पंक्तियां हैं, सिंहासन खाली करो अब जनता आती है, का इन्होंने मतलब नारा भी दिया था। और इस तरीके से इनके द्वारा जो है एक बार ये भी कहा गया, ये मतलब राष्ट्रवाद संबंधी इनके विचार भी काफी व्यापक विचार थे इनके। तो उसमें भी जो इन्होंने कहा था कि जैसे हिमालय से रामेश्वर तक जो है वो समान संस्कृति धरोहर की प्रतीक है, ठीक है। और जो राष्ट्रवाद संबंधी विचारों में ये धर्मनिरपेक्षतावाद, राष्ट्रवाद के समर्थक, जैसे हिंदू राष्ट्रवाद के विरोधी थे, ठीक है, और धर्मनिरपेक्षतावाद के समर्थक थे। और ये कहते थे कि राष्ट्रवाद में सामाजिक, आर्थिक न्याय, जाति वर्ग विहीन समाज, ना विकेंद्रित लोकतंत्र, ये सब इनको महत्वपूर्ण मानते थे। और उसके बाद इन्होंने जो है एक मतलब इनके आर्थिक विचार भी जैसे देखें तो उसमें भी इन्होंने जो अलग अलग, जैसे गांव में कुटीर उद्योग की स्थापना हो, ना बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो, ठीक है, गांव का पुनर्गठन हो, पुनर्गठन होने से गांव जो है वो स्वावलंबी बनेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने जो सहकारी खेती, भूमि सुधार, किसानों की ऋण माफी, ठीक है, तो इन सब पर इन्होंने बल दिया था। और इन्होंने ये कहा था कि विश्व समुदाय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए मतलब बहुत जरूरी है। और जब विश्व समुदाय बनेगा तो ये मतलब विश्व समुदाय कैसे बनेगा, जैसे गांव का विकास होगा, गांव का पुनर्गठन होगा तो विश्व समुदाय बनेगा। तो विश्व समुदाय बनने से क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए विश्व समुदाय कार्य करेगा, ठीक है। और मानवता की सुरक्षा के लिए विश्व समुदाय के गठन पर इन्होंने काफी मतलब बल दिया था, क्योंकि इनका मानना था कि एशिया और अफ्रीका में जो सैन्यवाद है और जो निरंकुशवाद है, उससे मुक्ति जो है वो एक जो है ये समाजवाद ही दिला सकता है। तो इनका ये मानना था। और इन्होंने मतलब 1974 में PS जो तारकुंडे थे, जो तारकुंडे समिति भी आई थी, तो इनके साथ मिलकर इन्होंने सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी का भी संगठन बनाया था। और ये दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक थे। तो ये हमें एक बार मोटा मोटी हमें ध्यान रखना है कि ये किस तरीके के विचारक थे, ठीक है। और फिर लोकतंत्र पर भी इन्होंने मतलब कई बातों पर इन्होंने बल दिया, जैसे संवैधानिक साधनों के द्वारा विरोध का, जन समितियों के द्वारा शासन, सत्ता की विकेंद्रीकरण पर इन्होंने बल दिया। और चुनाव पद्धति का विकल्प होना चाहिए, ये इन्होंने कहा। चुनाव में ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है। और वैसे देखें तो इन्होंने ये भी कहा कि जैसे जो समाजवाद है उसमें मतलब अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और कुटीर उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और इन्होंने बताया कि समाजवाद समाज का समन्वय करके सामाजिक आर्थिक उत्पादन के साधनों का मतलब सामाजिक आर्थिक जो समस्याएं हैं उनका निदान हो सकता है। उन्होंने क्या बताया था, जैसे समाजवाद पर उनके यही विचार थे कि समाजवाद से समाज का समन्वय करके सामाजिक आर्थिक समस्याओं का निदान करना है। तो इस तरीके से उत्पादन के जो साधन हैं उनका जो है वो समाजीकरण होना चाहिए, उनका किसी मतलब व्यक्ति विशेष के हाथों में वो नहीं रहने चाहिए। तो ये सब इन्होंने बताया था।
और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इनके द्वारा गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी थी ना, देसाई की सरकार, तो उसमें भी इनका मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और इनके ऊपर काफ़ी विचारकों ने बुक भी लिखी हैं, है ना, लेखकों ने काफ़ी बुक लिखी हैं। इनकी जो जीवनी लेखक हैं वो तो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, और इनके अलावा भी मतलब 3-4 और थिंकर हैं जो इम्पोर्टेंट बुक इनकी जो लिखी गई हैं, तो वो भी हम देखेंगे आगे चल के, थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। और उसके बाद इन्होंने मतलब ये भी कहा कि जो आर्थिक मतलब इनके जो विचार थे उसमें इन्होंने बताया था कि जो सहकारी खेती है उसका इन्होंने समर्थन किया, और इन्होंने कहा कि जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की वो पूरी होनी चाहिए। जब न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, न्यूनतम आवश्यकताएं मीन्स रोटी कपड़ा और मकान की जब जरूरत पूरी हो जाएगी, तो व्यक्ति अपना मतलब अच्छे से अपने आप को डेवलप कर पाएगा, आगे की वो सोच पाएगा, तो तभी व्यक्ति का विकास संभव है। जब एक एक व्यक्ति का विकास होगा तो पूरे गांव का विकास होगा, जब गांव का विकास होगा तो पूरे राष्ट्र का विकास होगा। तो यही सब इन्होंने जो है वो बताया था। और उसके बाद इन्होंने 1978 में देसाई के नेतृत्व में जो पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने एक चीज़ और बताई थी, जैसे राम मनोहर लोहिया ने भी जो है वो मतलब राज्य संगठन की 4 स्तर बताए थे, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से इन्होंने भी जो राज्य के संगठन है उसके 4 स्तर बताए हैं, ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्र। और ये ना कार्यात्मक संवाद को महत्वपूर्ण मानते थे, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ये गांधी जी की सर्वोदय की जो अवधारणा थी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, तो इस सब का भी ये समर्थन करते थे, क्योंकि ये मतलब गांधी जी से बहुत अधिक प्रभावित थे। गांधी जी के विचारों से ही ये कहते थे कि हर व्यक्ति को श्रम करना चाहिए, ठीक है, सबको जो है वो सबका मतलब समाजवाद से ये मतलब बहुत ज़्यादा मानते थे। जैसे नेहरू भी समाजवादी थे, ठीक है, लोहिया भी समाजवादी थे, जयप्रकाश नारायण भी समाजवादी थे। तो इस तरीके से, और फिर इन्होंने 1975 में जो पवनार स्थान है वहाँ से जो है वो संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी, और 1974 में। और 1975 में इन्होंने क्या किया था कि पवनार जो जहाँ से संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी वहीं से इन्होंने आश्रम में जो है सर्वोदय के 5 आधार भी बताए थे, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और वो 5 आधार इस तरीके बताए थे कि जाति वर्ग रहित समाज होना चाहिए, निष्पक्ष और कुशल प्रशासन होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए सत्ता का, मैंने बताया आपको, और समस्त शक्ति जनता में निहित होनी चाहिए, अधिकारी सेवक के रूप में कार्य करें। और ये विनोबा भावे से भी प्रभावित थे, तो उन्होंने सर्वोदय के जो साधन बताए हैं विनोबा भावे जी ने, तो वो सब भी जो है वो इन्होंने मतलब बताए हैं अपने उसमें। तो विनोबा भावे के समान ही जैसे इन्होंने बताया भूदान आंदोलन, संपत्ति दान आंदोलन, ग्राम दान, ग्राम राज्य, तो इन सब पर इन्होंने बल दिया है। तो ये तो इनके हमने एक बार देखा है इनके मतलब जीवन परिचय के साथ। फिर हम आगे सारे जो इनके विचार हैं वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं इनका बर्थ। तो इनका बर्थ कब होता है? 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले में इनका जन्म होता है। इनके पिता हर्षुदयाल एक सरकारी सरकारी नौकरी पर थे, और माता इनकी फूल रानी देवी थी, पत्नी इनकी प्रभावती देवी थी। और इनको 1999 में जो है वो भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, उससे पुरस्कृत किया गया था। और शिक्षा जो है पटना में हुई इनकी। और जब इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया तो इस दौरान राजेंद्र प्रसाद के द्वारा स्थापित जो कॉलेज है बिहार विद्यापीठ में ये पढ़ने लगे, और 1922 में पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए थे, ठीक है। जब ये अमेरिका से वापस आते हैं 1929 को, तो ये मार्क्सवादी के रूप में भारत में लौटे थे, ये हमें ध्यान रखना है। कब आते हैं? 1929 को। और 1929 को जब ये अमेरिका से वापस आते हैं उसी टाइम ये कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। और 1934 में नेहरू, मीनू मसानी और जो पटवर्धन के साथ मिलकर एक कांग्रेस समाजवादी पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। और उसके बाद 1942 में, जैसा हम सब जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में मतलब लगभग नेता इसमें शामिल थे, तो इसमें भी जो है इनको जेल हो जाती है, हजारीबाग जेल में इनको रखा जाता है। जब ये हजारीबाग जेल से वहाँ से भागकर जो है वो भूमिगत नेता के रूप में ये कार्य करते हैं। और उसके बाद 1947 और 1953 के बीच श्रमिक संघ अखिल भारतीय
भारतीय रेलवे संघ के ये अध्यक्ष रहे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अखिल भारतीय रेलवे संघ के अध्यक्ष वो कब बने थे, तो 1947 और 1953 के बीच जो है वो श्रमिक संघ अखिल भारतीय रेलवे संघ के अध्यक्ष रहे थे। ओके, अब हम बात करते हैं 1970 से 73 में इन्होंने जो है नक्सलियों और डाकुओं को आत्मसमर्पण करवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट बात है इनकी, मतलब काफ़ी इनका मतलब समाज के लिए काफ़ी इनका योगदान रहा है। और उसके बाद 1974 में मैंने आपको बताया कि पवनारा से संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी 5 जून 1974 में। उसके बाद 1975 में आपातकाल का इन्होंने विरोध किया था और 1975 में ही इन्होंने सर्वोदय के जो है वो सर्वोदय के 5 स्तर पर जो है वो इन्होंने 5 आधार भी बताए थे, सर्वोदय के पवनारा से ही बताए थे 1975 में। ये 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है 75 की। फिर उन्हीं के प्रयासों से 1978 में केंद्र में पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार, मैंने बताई ना आपको, देसाई सरकार जो है। लेकिन ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इन्होंने कभी भी मतलब उस टाइम गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, बट इन्होंने खुद कोई पद धारण नहीं किया था, ये हमें ध्यान रखना है। फिर इनके द्वारा गैर सरकारी संगठनों की स्थापना की जाती है, जिसमें एक संगठन तो है 1974 का सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी और दूसरा संगठन है 1976 का पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। दूसरा संगठन है 1976 का पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और नारायणन का फिर उसके बाद 8 अक्टूबर 1979 को निधन हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो है ये जो महान विभूति हैं वो हमेशा के लिए अलविदा कहे जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, बहुत अच्छे इनके मतलब प्रयास रहे हैं समाज के लिए। तो फिर हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं AR प्रसाद नारायणन के विचार, यानी कि जयप्रकाश नारायण के विचार जो हैं उनमें जो AR प्रसाद नारायण के विचार यात्रा के 3 चरण जो हैं वो जयप्रकाश नारायण के विचारों में देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से चरण देखने को मिलते हैं? एक तो मार्क्सवादी चरण, नेक्स्ट है लोकतांत्रिक समाजवादी चरण और थर्ड है गांधीवादी चरण, ठीक है। और जो चौथा चरण है वो जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति है उसके रूप में हम देख सकते हैं। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है कि AR प्रसाद नारायणन की जो विचार हैं उनकी विचार की यात्रा के 3 चरण जो हैं वो जयप्रकाश नारायण के विचारों में देखने को मिलते हैं। मार्क्सवादी चरण उनका, लोकतांत्रिक समाजवादी चरण, गांधीवादी चरण और चौथा चरण के रूप में जयप्रकाश नारायण जो है वो क्या ऐड कर देते हैं? संपूर्ण क्रांति, जो कि उन्होंने 1974 में पवनारा से इसकी घोषणा की थी। ओके, तो फिर हम आगे देखते हैं और आगे हम देखेंगे जयप्रकाश नारायण जी की बुक्स देखेंगे। तो इनकी काफ़ी बुक्स जो हैं वो इन्होंने लिखी हैं और जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स जो हैं वो देखेंगे सिर्फ। तो सबसे पहली जो इनकी बुक है वो है इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक। क्या नाम है? इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक। ओके, नेक्स्ट इनकी सेकंड बुक है नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया। बुक का नेम क्या है? नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया। थर्ड बुक है सोशलिस्ट यूनिटी एंड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, 1941 की बुक है। सोशलिस्ट यूनिटी एंड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, 1941। फोर्थ इनकी बुक है टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, 1978 की बुक है। ओके, फिफ्थ बुक है इनकी प्रिजन डायरी, 1975। नेक्स्ट बुक है द स्काई डार्कनेस ओवर इंडिया, 1976। नेक्स्ट बुक है इनकी ए रेवोल्यूशन क्वेस्ट, 1981। और आगे है वाई सोशलिज्म और ए प्ले फॉर द रिंग्स ट्रैक्शन ऑफ द इंडिया पॉलिटी। और नेक्स्ट बुक है फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय। नेक्स्ट है स्वराज फॉर द पीपल। और 12 नंबर की बुक है इनकी 3 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ फ्री इंडिया।
और 13 नंबर की बुक है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ये इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स जो हैं वो लिखी हैं, बट जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, और तो इनको हमें ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट यदि इनमें भी हम सेलेक्ट जो हैं वो अगर ध्यान रखते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया स्ट्रगल, ये फर्स्ट नंबर वाली बुक ध्यान रखनी है। सेकंड वाली ध्यान रखनी है टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन वाली ध्यान रखनी है। सोशलिस्ट पार्टी वाली बुक भी ध्यान रखनी है इनकी, और एक ये वाई सोशलिज्म जो है ये बुक ध्यान रखनी है। और 9, 10 और 12 नंबर की ये बुक तो हमें ध्यान रखनी ही रखनी है। बाकी अगर सारी बुक एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनके विचारों से जो है वो हमें ये बुक्स जो है वो याद रखने में काफ़ी मतलब सहूलियत होती है, तो ये हमें ध्यान रखनी, क्योंकि इन्हीं के आधार पर जो है इनके विचार भी थे। जो बुक्स के नेम हैं इन्हीं के आधार पर इनके विचार भी थे। तो इनकी बुक्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, याद करने में बहुत मतलब आसान है। तो इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया, सोशलिस्ट यूनिटी एंड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, प्रेजेंट डायरी, द स्काई डार्कनेस ओवर इंडिया, ए रिवॉल्यूशन क्वेस्ट, वाई सोशलिज्म, ए प्ले फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिया पॉलिटी, फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय, स्वराज फॉर द पीपल्स, 3 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ फ्री इंडिया, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, तो ये हुई इनकी बुक्स। अब हम देखेंगे कि इनके ऊपर जिन विद्वानों ने बुक लिखी हैं तो वो भी आजकल नेट और जीआरएफ और जो यूपीएससी है इनमें जो है इनके ऊपर जिन विद्वानों ने बुक्स लिखी हैं तो वो ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई हैं और वही ज़्यादा पूछी जाती हैं, और तो हमें ये भी बुक्स इनकी ध्यान रखेंगे हम लोग। तो पहली इनकी बुक है जय प्रकाश नारायण एक जीवनी। तो ये लिखी गई है श्री राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा, जो कि इनकी जीवनी के लेखक हैं। जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि इनकी जीवनी लेखक कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो जय प्रकाश नारायण एक जीवनी, इसी में इन्होंने जीवनी लिखी है, ये बुक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लोकतंत्र, आपातकाल और जयप्रकाश नारायण। तो ये जो है बिपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई है ये बुक, तो ये हमें ध्यान रखनी है। और इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों मतलब ट्रांसलेट हुआ है, हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है इन्होंने और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, जेपी मूवमेंट एंड एमरजेंसी, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हिंदी वर्जन भी है इसका और इंग्लिश वर्जन भी है। ओके, तो ये ध्यान रखना है किसके द्वारा लिखी गई है, बिपिन चंद्र के द्वारा। ओके, अब हम नेक्स्ट इनकी बुक की बात करते हैं। जय प्रकाश नारायण व्यक्तित्व एवं कृतित्व किसके द्वारा लिखी गई है, श्री प्रकाश चंद्र त्रिपाठी के द्वारा। जय प्रकाश नारायण व्यक्तित्व एवं कृतित्व, श्री प्रकाश चंद्र त्रिपाठी। ओके, नेक्स्ट बुक है लोकनायक जय प्रकाश नारायण। लोकनायक जय प्रकाश नारायण, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है पंकज किशोर के द्वारा। किसके द्वारा, पंकज किशोर के द्वारा। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इनके जो विचार हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारे विचार हम स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक विचार। तो इनके राजनीतिक विचारों में क्या देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण और समाजवाद के बारे में हम विचार देखेंगे। तो इन्होंने अपनी पुस्तक, जैसे मैंने बताया कि इनकी वाई सोशलिज्म बुक थी, वाई सोशलिज्म बताई मैंने आपको। तो वाई सोशलिज्म में जो है वो राजनीतिक विचार जो हैं वो दिए हैं, और इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने अपनी पुस्तक वाई सोशलिज्म में लिखा कि व्यक्ति की तुलना में सामाजिक संगठन एक प्रणाली है, और इन्होंने ये बताया कि समाजवाद समाज का समन्वय करके सामाजिक आर्थिक समस्याओं का निदान करना है। ठीक है, समाजवाद क्या है, समाज का समन्वय करके सामाजिक आर्थिक समस्याओं का निदान करना है। ओके, और नेक्स्ट जो उत्पादन के साधनों का उन्होंने बताया कि उत्पादन के जितने साधन हैं उनका सामाजिकरण होना चाहिए। वो एक मतलब ट्रस्टी के रूप में, ये गांधी से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो
गांधी जी के विचार जो हैं उनका भी इनके ऊपर बहुत प्रभाव था। तो उसी से इन्होंने बताया कि उत्पादन के जो साधन हैं उनका मतलब किसी व्यक्ति विशेष का जो स्वामित्व नहीं होना चाहिए, उनको एक ट्रस्टी के रूप में यानी कि सामाजिक उपयोग में वो साधन उपयोग लिए जाएं और उनका ट्रस्टी के रूप में उपयोग करना चाहिए। और यानी कि जितनी एक व्यक्ति को ज़रूरत है उतना उनका उपभोग करे, बाकी जो है समाज कल्याण में जो है वो लगा देना चाहिए। तो वही सब जो है वो जयप्रकाश नारायण जी के विचारों में देखने को मिलता है कि उत्पादन के साधनों का समाजीकरण होना चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण और कुटीर उद्योगों की स्थापना, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो। तो इन्होंने क्या बताया राजनीतिक विचारों में, इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि एक के पास सारी संपत्ति यदि इकट्ठी हो जाएगी तो बाकी जनता का क्या होगा। तो इन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। कुटीर उद्योगों की स्थापना हो, छोटे छोटे उद्योगों की यदि स्थापना होगी तो इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, बड़े बड़े उद्योग नहीं लगाने चाहिए, छोटे उद्योगों को जो जिससे कि जो एक मतलब राष्ट्रवाद की जो भावना है वो भी यहाँ देखने को मिलती है। और एक सामूहिक मतलब सामूहिक स्वामित्व जो है वो यहाँ देखने को मिलता है। ये नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व यदि किसी उद्योग पर या एक बड़ी कंपनी खोल के यदि एक उसका मालिक बन जाता है तो वो मनचाहे तरीके से अपना कार्य जो है वो मजदूरों से करवाता है और इससे जो है वो समाज की स्थिति जो है वो दर्दनाक हो जाती है। तो ऐसा जयप्रकाश नारायण मानते थे। वो कहते थे कि बड़े उद्योगों का जो है वो राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए, छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए और अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं क्रांतिकारी समाजवाद के लिए लोकतांत्रिक समाजवाद को महत्वपूर्ण मानते थे कि क्रांतिकारी समाजवाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। क्रांतिकारी समाजवाद कब अस्तित्व में आएगा, जब लोकतांत्रिक समाजवाद देखने को मिलेगा। फिर है औद्योगिक क्षेत्र व भूमि क्षेत्रों दोनों स्तरों पर समाजवाद लाना चाहते थे। तो औद्योगिक क्षेत्र और भूमि क्षेत्र दोनों स्तर पर समाजवाद होना चाहिए। और कृषि क्षेत्र में भूमि सुधार, कृषि सहकारिता प्रणाली को लागू करना चाहते थे। तो ये हमें ध्यान रखना है, कृषि क्षेत्र में भूमि सुधार और कृषि सहकारिता प्रणाली को ये लागू करना चाहते थे। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इन्होंने मतलब जैसे तो फिर इन्होंने बताया कि जो कृषि के क्षेत्र में भूमि सुधार और कृषि सहकारिता प्रणाली को लागू करना चाहते थे, क्योंकि ग्रामों का जो पुनर्गठन है वो ग्रामों का पुनर्गठन करके स्वावलंबी बनना चाहते थे और इसके लिए सहकारी खेती, भूमि सुधार, किसानों की जो ऋण माफी आदि पर ये बल देते थे। तो ये हमें ध्यान रखना है, ग्रामों का पुनर्गठन कर उनको स्वावलंबी बनाना चाहते थे। कहते थे जब गाँवों का विकास होगा तभी जो है वो एक राष्ट्र जो विकास कर पाएगा। तो इसके लिए सहकारी खेती होनी चाहिए, भूमि सुधार होना चाहिए, किसानों के ऋण माफी होना चाहिए। इन सब पर जो है जयप्रकाश नारायण जी ने बहुत अधिक प्रयास किए थे। ओके, और उन्होंने गांधी जी की भांति साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बल दिया था। तो ये हमें ध्यान रखना है, साध्य और साधन कैसे होने चाहिए, दोनों पवित्र होने चाहिए। और मानवता की सुरक्षा के लिए विश्व समुदाय के गठन पर इन्होंने बल दिया। यदि मानवता की सुरक्षा करनी है तो हमें विश्व समुदाय की जो है वो व्यवस्था करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ग्रामों के विकास पर बहुत अधिक बल देते थे कि गाँव में जो है छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना हो, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो और जो भूमि सुधार है, जो कृषि सहकारिता है उसको लागू किया जाए। उससे क्या होगा, गाँवों का पुनर्गठन होगा। जब गाँवों का पुनर्गठन होगा तो गाँव स्वावलंबी बनेंगे और जब गांव स्वावलंबी बनेंगे तो राष्ट्र का विकास होगा और एक विश्व समुदाय जो है इसकी स्थापना होगी। जब विश्व समुदाय की स्थापना होगी तो असली राष्ट्रवाद जो है वो विश्व समुदाय में ही हमें देखने को मतलब उसी स्तर पर हमें देखने को मिलता है। तो ये इनके विचार थे, क्योंकि उनका मानना था कि एशिया और अफ्रीका में सैन्यवाद और निरंकुशवाद से मुक्ति समाजवाद ही दिला सकता है। तो इन्होंने कहा कि यह विश्व समुदाय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कार्य करेगा। ओके, तो ये हुए इनकी राजनीतिक विचार। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नारायण जी के लोकतंत्र संबंधी विचार।
तो लोकतंत्र संबंधी विचारों में हम देखेंगे नारायण आधुनिक संसदीय प्रणाली दल तंत्र निर्वाचन पद्धति से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने 1974 में वीएस तारकुंडे के साथ मिलकर सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी संगठन बनाया था। तो ये क्या मतलब संसदीय जो प्रणाली है, जो दलतंत्र था उस टाइम का, जो निर्वाचन पद्धति थी उसे संतुष्ट नहीं थे। ये चाहते थे कि इसमें थोड़ा चेंज होना चाहिए, ये जो निर्वाचन पद्धति है ये सही नहीं है। और फिर उन्होंने 1974 में वीएस तारकुंडे जो समिति आई थी, जो तारकुंडे थे इसके जो अध्यक्ष थे, जिनके उसमें ये समिति बनी थी, तो इनके साथ मिलकर इन्होंने सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी संगठन बनाया था और वे दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक थे। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है, दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक थे ये। और उनके लोकतंत्र में कौन कौन सी बातों पर विशेष बल दिया गया था, तो उन्होंने एक तो चुनाव पद्धति का विकल्प चुना था, ठीक है। और उन्होंने कहा कि चुनाव में जो है, चुनाव पद्धति में एक विकल्प होना चाहिए, ये नहीं कि हम लोगों ने जो दे दी उसी आधार पर आप वोटिंग करेंगे। और नेक्स्ट इन्होंने बताया कि चुनाव में हमेशा ईमानदारी बरतनी चाहिए, चुनाव में ईमानदारी हो। नागरिक स्वतंत्रता पर इन्होंने बल दिया, संवैधानिक साधनों के द्वारा विरोध करते थे और जन समितियों का द्वारा शासन चाहते थे और सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देते थे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण पर और कौन बल देता था, जो राम मनोहर लोहिया हैं, उन्होंने भी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देकर जो है वो राज्य संगठन के 4 स्तर उन्होंने बताए थे, राम मनोहर लोहिया ने भी। तो उन्हीं की भांति जो है जयप्रकाश नारायण भी राज्य संगठन के 4 स्तरों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले स्तर पर ग्राम होना चाहिए, सेकंड पर मंडल, थर्ड पर प्रांत और फोर्थ पर केंद्र होना चाहिए। तो ये क्रम से जो है वो इन्होंने 4 स्तर राज्य संगठन के बताए हैं, ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्र। ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्र, ये हमें ध्यान रखना। सेम ये जो राज्य के संगठन के स्तर है वो राम मनोहर लोहिया ने भी बताए हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनकी जो एक ये ध्यान रखना है कि कार्यात्मक संघवाद को ये महत्वपूर्ण मानते थे। ओके, कार्यात्मक संघवाद को कौन मानते थे महत्वपूर्ण? जयप्रकाश नारायण। अब हम बात करते हैं इनके लोकतंत्र संबंधी विचारों में जो 7 पॉइंट है वो है सामाजिक आर्थिक न्याय पर ये बल देते थे। जैसे मैंने बताया इन्होंने किस किस पर बल दिया था, एक तो चुनाव पद्धति जो है उसके विकल्प पर इन्होंने बल दिया, चुनाव में ईमानदारी हो, नागरिक स्वतंत्रता पर, संवैधानिक साधनों के द्वारा विरोध पर, जन समितियों के द्वारा शासन पर और सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। और फिर है सामाजिक आर्थिक न्याय पर ये बल देते थे और इसमें ये बोलते थे कि नर नारी में समानता होनी चाहिए, यानी स्त्री पुरुष समानता पर ये बल देते थे और श्रम की अनिवार्यता भी होनी चाहिए। ठीक है, श्रम की अनिवार्यता होनी चाहिए, जैसा गांधी जी भी मानते थे, स्त्री पुरुष में समानता की बात करते थे और श्रम की अनिवार्यता भी मानते थे कि श्रम हर व्यक्ति के लिए श्रम जो है वो अनिवार्य होना चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नारायणन और सर्वोदय, यानी कि नारायणन के विचार सर्वोदय के ऊपर क्या थे। जैसा मतलब गांधी जी के जो विचार थे उसी में नारायणन जो है उनके विचार देखने को मिलते हैं और वो बोलते हैं कि जैसे गांधी जी कहते थे ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो उसी का सभी व्यक्ति जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी व्यक्ति सुखी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी किसी को कोई दुख ना हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हों, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, किसी को किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, और मा कस्यचित् दुःख भाग् भवेत्, कोई किसी प्रकार के दुख का भागी ना हो। तो ये बात जो है वो गांधी जी मानते थे। सेम विचार जो हैं वो नारायणन जी के भी थे, तो इसी का मतलब अनुसरण ये भी करते थे, इनके विचारों में भी वही देखने को मिलता है। ओके, अब हम बात करते हैं 1975 में पवनार से इन्होंने आश्रम में सर्वोदय के 5 आधार बताए थे। पवनार आश्रम में मतलब पवनार से ही इन्होंने जो है वो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ये हमें ध्यान पहले हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था, संपूर्ण क्रांति जब हम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से भी जानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जयप्रकाश नारायण ने जो है पवनारा से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था 1974 में। तो 75 में इन्होंने आश्रम में सर्वोदय के 5 आधार बताए। वो कौन कौन से आधार बताए? इन्होंने बताए जाति वर्ग रहित समाज हो,
जाति वर्ग रहित समाज हो, निष्पक्ष और कुशल प्रशासन हो, निष्पक्ष और कुशल प्रशासन हो, विकेंद्रीकरण हो, समस्त शक्ति जनता में निहित होनी चाहिए, अधिकारी सेवक के रूप में होना चाहिए। तो सर्वोदय के लिए उन्होंने 5 स्तर कौन कौन से बताए? जाति वर्ग रहित समाज हो, निष्पक्ष और कुशल प्रशासन हो, विकेंद्रीकरण हो, समस्त शक्ति जनता में निहित हो और अधिकारी सेवक के रूप में काम करे। ठीक है, तो ये हुए इनके सर्वोदय पर विचार। और एक इनके विचार जो हैं वो विनोबा भावे के समान भी जो है वो उनके विचारों से भी मतलब समतुल्यता रखते हैं। तो इन्होंने विनोबा भावे के समान जो सर्वोदय के साधन हैं वो बताए हैं। सर्वोदय के जैसे विनोबा भावे ने भी सर्वोदय के साधन बताए थे ना, तो वैसे ही जयप्रकाश नारायण जी ने भी सर्वोदय के साधन बताए। कौन कौन से बताए? भूदान आंदोलन, संपत्ति दान, ग्राम दान और ग्राम राज्य। क्या क्या बताए? फर्स्ट नंबर भूदान आंदोलन, सेकंड संपत्ति दान, थर्ड है ग्राम दान और फोर्थ है ग्राम राज्य। ओके, तो ये हुए इनकी जो सर्वोदय संबंधी विचार। ठीक है, अब हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति के संबंध में विचार। तो जिस प्रकार हम लोगों ने देखा कि संपूर्ण क्रांति के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार जो हैं वो बहुत समग्रता लिए हुए हैं और काफ़ी कुछ इंक्लूड जो है वो इन्होंने संपूर्ण क्रांति के विचारों में किया है। और काफ़ी मतलब लो लेवल से हाई लेवल तक सभी वर्ग को इन्होंने इसमें समाहित किया है। और इन्होंने जो है सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग 1969 में द टाइम की ब्रिटिश पत्रिका में किया था। तो ये हमें ध्यान रखना है कि संपूर्ण क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा कब किया गया था? तो ये किया गया था 1969 में। और किस में किया गया था? द टाइम एक ब्रिटिश पत्रिका है उसमें किया गया था। ओके, और हम नेक्स्ट बात करते हैं 1974 में पवनारा में इसकी घोषणा हुई थी। मैंने बताया था आपको कि 1974 में पवनारा में जो है वो संपूर्ण क्रांति की घोषणा की गई थी। और 75 में फिर इन्होंने क्या किया था? पवनारा आश्रम से सर्वोदय के 5 आधार बताए थे। कौन कौन से आधार बताए थे? जाति वर्ग रहित समाज, निष्पक्ष और कुशल प्रशासन, विकेंद्रीकरण, समस्त शक्ति जनता में निहित हो और अधिकारी सेवक के रूप में कार्य करे। तो ये बताए थे। और यहीं से उससे पहले मतलब ईयर में 1974 में पवनारा से ही इन्होंने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी। और संपूर्ण क्रांति में इन्होंने व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में जो है वो आधारभूत परिवर्तन की मांग की थी। यानी कि इन्होंने कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा था जिसमें इन्होंने परिवर्तन की मांग ना की हो। तो इस दौरान इनका एक नारा भी था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये नारा किसका है? तो ये जयप्रकाश नारायण जी का है। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। तो 5 जून जिस दिन हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो 1974 में कहा यह क्रांति पूर्ण क्रांति और स्थायी क्रांति है। इसमें निरंतर कार्य किया जाता है और इसमें कोई विश्राम नहीं है। इन्होंने इंदिरा गांधी के जो चुनाव को न्यायालय के द्वारा जब रद्द कर दिया गया था तो उन्होंने त्यागपत्र की मांग की और सभा में जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की जो पंक्तियां थी ना, सिंहासन खाली करो अब जनता आती है, सिंहासन खाली करो अब जनता आती है, तो ये पंक्तियां गाई। और फिर इन्होंने जो है 25 जून 1975 को जब आपातकाल की इंदिरा गांधी के द्वारा घोषणा होती है तो इन्होंने इसका कठोर विरोध किया था। और उनकी जो संपूर्ण क्रांति की जो व्यवहारिक प्रभावी प्रभाव जो है के कारण ही 1978 में देसाई के नेतृत्व में जो पहली बार भारत में गैर कांग्रेस जो है वो बनती है, गैर कांग्रेस सरकार बनती है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है, क्या गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और क्या बताया मैंने अभी आपको कि 25 जून 1975 के आपातकाल की
जो है इंदिरा गांधी के द्वारा घोषणा किए जाने पर जयप्रकाश नारायण जी इसका विरोध करते हैं और वो मतलब बोलते हैं कि मतलब ये गलत है, ठीक है, आपातकाल की घोषणा नहीं होनी थी। और संपूर्ण क्रांति के जो व्यवहारिक प्रभाव के कारण ही और फिर इन्होंने काफ़ी मतलब कांग्रेस के प्रति इन्होंने अपना मतलब विरोध जो है वो प्रदर्शित किया था। और 1978 में पहली बार ऐसा होता है कि देसाई के नेतृत्व में पहली बार भारत में जो है वो गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना होती है। लेकिन ये बात हमें ध्यान रखना है कि भले ही इनके मतलब उसमें बहुत ज़्यादा इनके प्रयास थे और अच्छी इनकी भूमिका रही थी गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में, बट इन्होंने यहाँ पर कोई पद अपने उसमें नहीं लिया था, यानी कोई पद इन्होंने धारण नहीं किया था कि मेरे को कोई पद नहीं चाहिए, बस सरकार जो है वो कांग्रेसी नहीं होनी चाहिए। तो इनकी इन्होंने आलोचना की थी और बाकी भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ओके, अब हम बात करते हैं नारायणन के राष्ट्रवाद संबंधी विचार। तो नारायणन कहते हैं कि हिमालय से रामेश्वर तक समान संस्कृति की धरोहर का प्रतीक है। वे धर्मनिरपेक्षवाद राष्ट्रवाद के समर्थक हैं और हिंदू राष्ट्रवाद के विरोधी थे। क्या कहा? वे कहते हैं कि हिमालय से रामेश्वर तक समान संस्कृति और धरोहर का प्रतीक है, ठीक है, और वे धर्मनिरपेक्षवाद राष्ट्रवाद के समर्थक और हिंदू राष्ट्रवाद के विरोधी थे। वह राष्ट्रवाद में सामाजिक आर्थिक न्याय व जाति वर्ग विहीन समाज, ये ध्यान रखना है, जाति वर्ग विहीन समाज, विकेंद्रित लोकतंत्र को जो है महत्वपूर्ण मानते हैं। ओके, ये रहे इनके राष्ट्रवाद संबंधी विचार। और उदार राष्ट्रवाद और सकारात्मक उदारवाद के तत्व भी जो है वो नारायणन के विचारों में हमें दिखाई देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इनके विचारों में जो राष्ट्रवाद संबंधी इनके विचार थे वो क्या थे कि एक तो हिंदू राष्ट्रवाद के तो ये विरोधी थे, ठीक है, धर्मनिरपेक्षवाद थे ये, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता संबंधी इनके विचार मतलब सकारात्मक थे। ये चाहते थे कि किसी भी राज्य का कोई किसी तरीके का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, वो धर्म निरपेक्ष जो है राज्य होना चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान आदर जो है वो राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। सभी व्यक्ति जो है सभी धर्मों का आदर करें, किसी के प्रति कोई धर्म में कोई वो ना हो और एक दूसरे के धर्म की सभी आदर और सम्मान करें। तो इस तरीके से धर्मनिरपेक्ष इनके विचार थे राष्ट्रवाद में। और दूसरा, ये हिंदू राष्ट्रवाद का विरोध करते थे। सामाजिक आर्थिक न्याय, जाति वर्ग विहीन समाज, विकेंद्रीकृत लोकतंत्र को जो है ये महत्वपूर्ण मानते थे। और इनके जो राष्ट्रवाद संबंधी विचारों में उदार राष्ट्रवाद और सकारात्मक उदारवाद के तत्व जो हैं वो भी दिखाई देते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इनके आर्थिक विचार। तो जो जयप्रकाश नारायण जी हैं, इनके आर्थिक विचारों में जैसे सबसे पहले तो हम देखते हैं ग्राम स्वावलंबन पर बल देते हैं ये। तो ग्राम स्वावलंबन यानी गांव स्वावलंबी कब बनेंगे? मैंने आपको बताया कि इन्होंने ये कहा था कि गांवों का पुनर्गठन होना चाहिए, छोटे छोटे उद्योग स्थापित होने चाहिए, बड़े उद्योगों का जो है वो राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए। और उसी तरह जिस तरीके से जो राम मनोहर लोहिया हैं, उन्होंने गाँव में जो 4 संगठन के आधार पर मतलब राज्य के संगठन के आधार पर 4 स्तर बताए थे, तो उसी तरीके से इन्होंने भी जो है वो राज्य संगठन के आधार पर 4 स्तर बताए हैं। एक तो ग्राम, एक मंडल, एक प्रांत और केंद्र, सबसे ऊपर केंद्र। और तो इस तरीके से गांव के जो स्वावलंबन की बात ये करते थे, राज्य मतलब गांव के पुनर्गठन की ये बात करते थे और उसी से ये कहते थे कि विश्व समुदाय की स्थापना होगी, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भूमि सुधार व कृषकों के उत्थान पर बल। तो ये मानते थे कि भूमि सुधार होना चाहिए, कृषकों के मतलब उत्थान होना चाहिए। जब तक भूमि सुधार और कृषकों का उत्थान नहीं होगा
तब तक जो है वो हम आर्थिक तरीके की जो भी मतलब पीड़ा है उसको हम दूर नहीं कर सकते हैं, और समाज का जो है वो समाज जो है उसका विकास नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से उनके विचारों में हमें जो है भूमि सुधार और कृषकों के उत्थान पर भी उन्होंने काफ़ी बल दिया था, और उन्होंने कहा था कि सहकारी खेती है, भूमि सुधार है, किसानों के लिए ऋण माफ़ी है, ये सब होने चाहिए। ठीक है। और सहकारी खेती जैसे मैंने बताया इन्होंने समर्थन किया था कि इससे गाँवों का पुनर्गठन करके गांव स्वावलंबी बन सकते हैं। जब सहकारी खेती का समर्थन करेंगे तो गांव स्वावलंबी बनेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी जो बुक्स थी, बुक्स में भी इन्होंने मतलब काफ़ी गाँवों के विकास से काफ़ी जुड़े हुए थे। ये बोलते थे जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक हम जो है वो सर्वोदय की जो धारणा है उसको भी हम प्राप्त नहीं कर सकते, और जब तक मतलब छोटे छोटे उद्योग स्थापित होंगे तो इससे रोजगार बढ़ेंगे, जब रोजगार बढ़ेंगे तो गांव का विकास होगा। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि धीरे धीरे हम एक दूसरे को साथ में लेकर, जो छोटे स्तर के हैं उनको भी साथ में लेकर जो है वो हम विकास कर सकते हैं। और औद्योगिक क्षेत्र और जो भूमि क्षेत्र हैं इन दोनों ही स्तर पर, ये इसीलिए तो समाजवाद लाना चाहते थे कि दोनों क्षेत्रों पर यदि समाजवाद आएगा तो कृषि क्षेत्र और भूमि सुधार और कृषि सहकारिता प्रणाली को भी ये लागू करना चाहते थे, क्योंकि ये यदि इस स्तर को हम छोड़ देंगे तो ऊपर का विकास हो जाएगा लेकिन जो गांव हैं उनका विकास नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने बताया कि कुटीर उद्योगों की स्थापना हो और जो बड़े उद्योग हैं उनका राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए, और जो जो भी उत्पादन के साधन हैं उनका क्या होना चाहिए, समाजीकरण होना चाहिए। तो ये इनके विचार थे। फिर इन्होंने श्रम अनिवार्य व आनंद की बात की। इन्होंने कहा कि श्रम सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए, ये नहीं कि एक मजदूर वर्ग को दिन रात मेहनत करता रहे और ऊपर वाले उसको बैठ के खाते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। गांधी से इनके विचार मैंने बताया कि काफ़ी समतुल्यता रखते हैं, तो उसी में जो गांधी जी भी श्रम अनिवार्य बोलते हैं, तो इनके विचार गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। और फिर बात करते हैं न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल। तो इन्होंने कहा जब तक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं यानी कि रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत पूरी नहीं होगी तो वो मतलब पॉलिटिकल में पार्टिसिपेट कहाँ तक करेगा, नहीं कर पाएगा। तो रोटी कपड़ा और मकान जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति पर जो इन्होंने बल दिया। और इन्होंने कहा कि सहकारी अर्थव्यवस्था का भी इन्होंने समर्थन किया। इन्होंने कहा कि जब सहकारी अर्थव्यवस्था का लागू नहीं होगी, सब सारे स्तर पर जो है वो हम एक दूसरे को लेकर नहीं चलेंगे तो समाज का विकास नहीं होगा। और जब समाज का समन्वय करके जो है वो ही हम सामाजिक आर्थिक समस्याओं का निदान कर सकते हैं। और मतलब अर्थव्यवस्था का जो है वो विकेंद्रीकरण करके यानी कि कुटीर उद्योगों की स्थापना करके जो है वो हम सहकारी अर्थव्यवस्था को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, यानी सहकारी अर्थव्यवस्था को लागू कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण पर इन्होंने बल दिया। मैंने बताया आपको कि बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर इन्होंने बल दिया क्योंकि इन्होंने कहा कि छोटे छोटे उद्योग जो हैं वो स्थापित हो जाएंगे और जो बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। ठीक है, जब तक अर्थव्यवस्था का केंद्रीकरण रहेगा समाज का विकास नहीं होगा, और जब जो है अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण होगा तो पूरा समाज जो है उसका विकास होगा। तो इस तरीके से हमने देखा इनके आर्थिक विचार। तो आर्थिक विचारों में क्या क्या देखा हम लोगों ने, ग्राम स्वावलंबन पर इन्होंने बल दिया, भूमि सुधार व कृषकों के उत्थान पर बल दिया, सहकारी खेती का इन्होंने समर्थन किया, कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया, श्रम अनिवार्य और आनंद की बात की इन्होंने, और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया, और सहकारी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया, और बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण पर जो है इन्होंने बल दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जयप्रकाश नारायण जी के बारे में देखा। और ये मतलब पीपुल्स लीडर इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके विचारों में काफ़ी मतलब हर एक तरीके के विचार इनकी पूरे तरीके से मतलब समग्रता लिए हुए इनके विचार थे, और इसीलिए इनको लोकतांत्रिक समाजवादी जो है वो माना जाता है। और इन्हीं के मतलब नेतृत्व में पहली बार जो है वो हमारे केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो ये हमें ध्यान रखनी है। और इनको 1999 में भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था। और फिर उसके बाद जो है जब ये मतलब अमेरिका से पढ़कर जब वापस आते हैं
तो इनको मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग जेल में मतलब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन ये वहाँ से भाग जाते हैं और भूमिगत हो जाते हैं। और फिर भूमिगत नेता के रूप में इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास जो है वो समाज के लिए किया। तो इनके जो प्रयास हैं वो काफ़ी अविस्मरणीय हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। और काफ़ी अच्छे नेताओं में जो है वो इनको जो है वो मतलब गिना जाता है। और जैसा कि हमने देखा कि इनके विचार काफ़ी अच्छे थे, सब व्यक्ति के हित में इनके विचार थे, संपूर्ण समाज की ये बात करते थे। तो इनके विचार जो हैं वो मतलब अनमोल हैं, इनके विचार बहुत ही अतुल्य हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज जयप्रकाश नारायण के बारे में स्टडी की है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स।